पोक्सो एक्ट 2012 और 19 में क्या चेंजेस हुए थे, साथ में पोस एक्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस्का सीरीज आज करने वाले हैं। पोस एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पार्ट 19। साथियों, पोस और पोक्सो है वो आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, ओएस, एसएससी और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं पोक्सो एक्ट 2012 और 19 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, साथ में पोस एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस्का सीरीज पार्ट 19 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 361, where should an employee display information regarding penal consequences of sexual harassment and details about the internal committee? एक नियोक्ता को यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों और आंतरिक समिति के विवरण के बारे में जानकारी कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कंसिक्वेंसेज होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के जो पेनल कंसिक्वेंसेज होते हैं और साथ में इंटरनल कमिटी है, उसके बारे में डिटेल है वो कहाँ पर प्रदर्शित करनी होगी। ऑप्शन आप देख लीजिए, सही उत्तर क्या होने वाला है। एक नियोक्ता को यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों और आंतरिक समिति के विवरण के बारे में जानकारी कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एट एनी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन द वर्क प्लेस, जहां पर नियोक्ता है और जहां कार्यस्थल है वहां पर जो स्पष्ट जगह है जो सबको दिखाई दे, यानी कि उस जगह पर लगाना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति उसको देख पाए। अगर किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट किया तो उसको क्या पेनल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या दंड मिल सकते हैं, ये जानकारी देना जरूरी हो जाएगा। इसके साथ में इंटरनल कमिटी है उसकी डिटेल भी आपको दिखानी होगी, प्रदर्शित करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एट एनी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन द वर्क प्लेस, यानी कि इस तरीके से प्रदर्शित करना होगा कि हर किसी को दिखाई दे। अगला सवाल देख लेते 362, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर सेक्शन 20 ऑफ द पोस एक्ट 2013? हिंदी अर्थ भी देख लीजिए। पोस अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत जिला अधिकारी का क्या कर्तव्य हो जाएगा? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिला अधिकारी या नियोक्ता है उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के क्या रोल हो जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में चर्चा कर चुके हैं, आप जरूर देखिए। नियोक्ता, एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के क्या क्या रोल हो जाएंगे, इससे पहले वाले वीडियो देखिए। और ऑप्शन भी आप जल्दी से पढ़ लीजिए, मैं सारे ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप एक्टिव बने रहिए, सारे ऑप्शन देखिए और उत्तर दीजिए। क्या सही उत्तर होने वाला है? पोस अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट फर्निश्ड बाय द लोकल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा लोकल कमिटी की नियुक्ति की जाती है। लोकल कमिटी का मतलब है लोकल कंप्लेंट कमिटी, यहाँ पर हो जाएगी एलसीसी हो जाएगी। ये एलसीसी की जो भी रिपोर्ट आती है उसका टाइमली सबमिशन करना होगा, किसको? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को करना होगा। और ये सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 20 में बताया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट फर्निश्ड बाय द लोकल कमिटी। अगला सवाल देख लेते हैं 363, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग द एनुअल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द पोस एक्ट 2013? पोस अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर क्वेश्चन पेपर कठिन बनाया जाएगा तो आपसे सेक्शन भी पूछे जा सकते हैं। नॉलेज मंडली आपको सेक्शन भी बता रहा है। क्या उत्तर सही होने वाला है? पोस अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जल्दी से आप उत्तर बताइए। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या एम्प्लॉयर होगा, या इंटरनल कमेटी होगी, या लोकल कमेटी होगी, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा। किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी धारा 21 के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी। आईसीसी या एलसीसी की जिम्मेदारी हो जाएगी। आईसीसी का मतलब है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, या एलसीसी लोकल कंप्लेंट कमेटी। आईसीसी कब गठित की जाती है, कौन सी परिस्थितियों में, कौन सी जगह पर गठित की जाती है, और लोकल कंप्लेंट कमेटी है कब गठित की जाती है, ये सब चीजें हम इससे पहले वाले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। आप उनको जरूर देखिए और समझिए आईसीसी क्या होती है, एलसीसी क्या होती है। यहाँ पर बताया गया है धारा 21 के तहत
वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, आईसीसी होगा या एलसीसी होगा। आईसीसी कहाँ पर नियुक्त होती है, उसके अनुसार वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी, और एलसीसी कहाँ पर नियुक्त होती है, उसके अनुसार उसको जो भी मामला होगा रिपोर्ट जमा करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 364। What is required to be included in the employer's annual report under section 22 of the पोस्ट एक्ट 2013। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 22 के तहत नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट में क्या शामिल करना आवश्यक है। आप देख लीजिए, उत्तर भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए और ऑप्शन पढ़ करके सही उत्तर बताइए। धारा 22 के तहत नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट में क्या चीजें शामिल करना आवश्यक हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें हैं धारा 22 के तहत नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट में क्या शामिल होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। नंबर ऑफ केसेज फाइल्ड एंड देयर डिस्पोजल अंडर दिस एक्ट। क्वेश्चन के अनुसार नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट में क्या शामिल करना जरूरी हो जाएगा धारा 22 के तहत। नंबर ऑफ केसेज फाइल्ड मतलब कि पोस्ट एक्ट के तहत कितने केसेज हैं वो फाइल्ड हुए और उनका क्या मामला चला, कितने डिस्पोजल कर दिए हैं, ये कितने निपटा दिए गए हैं, इसके बारे में जानकारी देनी होगी नियोक्ता की वार्षिक रिपोर्ट में धारा 22 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 365। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्ट एक्ट 2013। पोस्ट अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार है। जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको सुस्ती आएगी, आपको नींद लगने लगेगी। तो ऑप्शन आप पढ़िए और करेक्ट आंसर अपने मन में सोच के रखिए। साथ में ही मैं आपको सही उत्तर भी बताया जा रहा हूँ। तो पोस्ट अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो भी उचित गवर्नमेंट होगी, जहाँ जिस जगह पर सरकार होती है और जिसकी जिम्मेदारी होती है उसके अनुसार उसको क्या करना होगा, उसकी कार्यान्वयन करवाना होगा, साथ में निगरानी करनी होगी। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 366। व्हाट डेटा डज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंटेन अंडर सेक्शन 23 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत उपयुक्त सरकार कौन सा डेटा बनाए रखती है। तो कौन सा डेटा उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मेंटेन करना होगा, और ये बताया गया है सेक्शन 23 में। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सही उत्तर आप पहचानिए। धारा 23 के तहत उपयुक्त सरकार कौन सा डेटा बनाए रखती है, उसको मेंटेन करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नंबर ऑफ केसेज फाइल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल केसेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। मतलब कि ये डेटा उनको बनाए रखना होगा कि नंबर ऑफ केसेज कितने फाइल हुए, कितने वो डिस्पोज्ड हो गए। ये केसेज किससे रिलेटेड होने चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर नंबर ऑफ केसेज कितने फाइल हुए और कितने उनमें से डिस्पोज्ड ऑफ हो गए, इसके बारे में जानकारी है उपयुक्त सरकार को रखनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 367। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द पोस्ट एक्ट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट इन ए वर्क प्लेस इफ। पोस्ट अधिनियम की धारा 25 के तहत उपयुक्त सरकार कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से संबंधित जानकारी और रिकॉर्ड के निरीक्षण की मांग कर सकती है यदि। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बताए गए हैं और क्या क्या बातें पूछी जा रही हैं, सेक्शन में क्या निर्धारित किया गया है, वो चर्चा हम कर रहे हैं। आप ऑप्शन जल्दी से देखिए। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द पोस्ट एक्ट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट इन ए वर्क प्लेस इफ। तो सही उत्तर क्या होने वाला है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज। यहाँ पर क्या बोला है, सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इंफॉर्मेशन के लिए या इंस्पेक्शन के लिए रिकॉर्ड को बुला सकती है। क्यों बुला सकती है, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या वुमेन के इंटरेस्ट में है, महिला के फायदे की बातें हैं, तो गवर्नमेंट जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इसके लिए कॉल कर सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। when it is necessary in the public interest or in the interest of women employees।
सेक्सुअल हरासमेंट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस्का सीरीज पार्ट 19 का अगला सवाल देख लेते 368। व्हाट कैन बी द पोटेंशियल पेनल्टी फॉर एन एम्प्लॉयर दैट फेल्स टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 13, 14 एंड 22 ऑफ द पोस एक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी अर्थ देख लेते हैं। पोस अधिनियम की धारा 13, 14, 22 के तहत कार्रवाई करने में विफल रहने वाले नियोक्ता के लिए संभावित जुर्माना क्या हो सकता है। तो यहाँ पोक्सो और पोस एक्ट में ये जिम्मेदारी भी दी गई है। पोक्सो में ये बताया गया है कि आपने अगर कोई घटना देख ली है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, और अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो सजा का प्रावधान किया गया है। और आप अगर इंस्टीट्यूशनल व्यक्ति हैं तो और ज्यादा सजा का प्रावधान है, क्योंकि आप समझदार हैं तो आपको रिपोर्ट करनी होगी। इसी तरीके से पोस एक्ट में भी जिम्मेदारी दी गई है, एम्प्लॉयर को जिम्मेदारी दी गई है। अगर वो एम्प्लॉयर ने कोई सूचना नहीं दी है या एक्शन नहीं लिया है, जो उसने आईसीसी गठित की थी और आईसीसी की रिपोर्ट के अनुसार उसने क्या किया है, एक्शन नहीं लिया है, तो क्या पेनल्टी लगेगी उस एम्प्लॉयर के खिलाफ, क्या पेनल्टी लगेगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी एक्शन लेने की, उसने एक्शन नहीं लिया सेक्शन 13 के तहत, 14 के तहत, 22 के तहत। तो क्या पेनल्टी लगेगी, आप ऑप्शन देख चुके हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, फाइन अप टू 50,000 रुपीज। मतलब कि 50,000 रुपये तक का उसका जुर्माना हो सकता है, 50,000 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। किसको, एम्प्लॉयर को, यानी कि नियोक्ता को। अगला सवाल देख लेते 369। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26(2)(1) ऑफ द पोस्ट एक्ट, इफ एन एम्प्लॉयर इज कन्विक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम फॉर द सेम ऑफेंस, व्हाट विल बी द पनिशमेंट। पोस्ट अधिनियम के धारा 26(2)(1) के अनुसार यदि किसी नियोक्ता को एक ही अपराध के लिए दूसरी बार दोषी ठहराया जाता है तो सजा क्या होगी। पहली बार तो सजा मिलेगी और सजा के साथ में 50,000 रुपये तक का जुर्माना ठहराया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वो सेम अपराध उसने किया है, नियोक्ता की जिम्मेदारी है, नियोक्ता रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो सेम अपराध कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, दूसरी बार में सजा का क्या प्रावधान होगा, कितनी सजा मिलेगी। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26(2)(1 ऑफ द पोस्ट एक्ट, if an employer is convicted for the second time for the same offense, what will be the punishment। क्या सजा होगी। पहली बार उसको सजा हो चुकी थी, पहली बार उसने गलती करी, अगली बार सेम गलती कर रहा है, तो क्या सजा का प्रावधान होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्वाइस द पनिशमेंट इम्पोज्ड ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन। पहली बार जो सजा मिली थी उसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि सेम गलती वो कर रहा है, एम्प्लॉयर फिर से गलती कर रहा है, सेम गलती कर रहा है, तो अगली बार सजा है वो दुगनी हो जाएगी। जो पहली बार में सजा मिली थी उसकी दुगनी हो जाएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं 50,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर वही गलती करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है, सजा का भी प्रावधान है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 370। What action can the appropriate government take if an employer is convicted for the second time for an offense under the POS Act। यदि किसी नियोक्ता को पोस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दूसरी बार दोषी ठहराया जाता है तो उपयुक्त सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है उपयुक्त सरकार के द्वारा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने देखा है कि जो एम्प्लॉयर है उसने सेम गलती फिर से कर दी है, तो एप्रोप्रिएट सरकार है, उपयुक्त सरकार है, क्या दंड दे सकती है, क्या कार्रवाई कर सकती है। सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही क्या हो जाएगा, यदि किसी नियोक्ता को पोस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दूसरी बार दोषी ठहराया जाता है तो उपयुक्त सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, कैंसिलेशन, विड्रॉल, नॉन रिन्यूअल और अप्रूवल ऑफ द एम्प्लॉयर्स लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस और एक्टिविटी। मतलब कि कैंसिलेशन कर सकती है या विड्रॉ कर सकती है, नॉन रिन्यू कर सकती है, या एम्प्लॉयर के लाइसेंस को अप्रूव नहीं करे, या रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दे, रजिस्ट्रेशन नहीं करे, या परमिशन रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस और एक्टिविटी, उसको आगे परमिशन नहीं दे। तो ये सब कार्यवाही है वो की जा सकती है, एम्प्लॉयर के खिलाफ की जा सकती है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, कैंसिलेशन, विड्रॉल, नॉन रिन्यूअल और अप्रूवल ऑफ द एम्प्लॉयर्स लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिशन रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस और एक्टिविटी।
डियर फ्रेंड्स, पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, ईएमआरएस, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, क्योंकि ये सिलेबस में रखा गया है। और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन है, साथ में पोक्सो पर आधारित क्वेश्चन पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। आज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाएं, अपने यार दोस्तों को जरूर बताएं। देख लेते हैं नया सवाल 371। What can be the penalty for an employer who contravenes or abates the contravention of provisions of the POS Act and any rules made thereunder? किसी नियोक्ता के लिए क्या दंड हो सकता है जो पोस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एम्प्लॉयर या नियोक्ता क्या कार्य कर रहा है जो पोस अधिनियम के कानून बने हैं, नियम बने हैं, उन प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, खुद उल्लंघन कर रहा है या उल्लंघन के लिए उकसा रहा है, दूसरे किसी भी व्यक्ति को उल्लंघन के लिए उकसा रहा है, तो क्या दंड दिया जाएगा? ऑप्शन आप देख लीजिए, क्या ऑप्शन होने चाहिए। एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है, पोस अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए हैं उन प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, तो उसको क्या सजा मिलेगी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन एंड विच मे एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज। ये बताया गया है कि उसको फाइन लगाया जाएगा, पनिश किया जाएगा और 50,000 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है, क्योंकि ये प्रावधान किया गया है कि नियोक्ता एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उसने पोस एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है या उल्लंघन के लिए उकसाया है तो उसको दंड दिया जाएगा, आर्थिक दंड दिया जाएगा, और ये 50,000 रुपये तक का हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 372। व्हाट इज द मिनिमम कोर्ट लेवल रिक्वायर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द पोस एक्ट 2013? पोस अधिनियम 2013 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यूनतम न्यायालय स्तर क्या आवश्यक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो कोर्ट का स्तर है वो कितना होना चाहिए जो स्वतः संज्ञान ले सकता है, या पोस अधिनियम के तहत जो भी दंड होते हैं उनके प्रति संज्ञान लेने का अधिकार कौन से न्यायालय को है, किस स्तर का न्यायालय होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, जो पोस एक्ट के तहत जो अपराध होते हैं उनके प्रति संज्ञान ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। सरिस्का सीरीज के कारवां को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 373। हु कैन मेक ए कंप्लेंट टू द कोर्ट अंडर द पोस एक्ट 2013? पोस अधिनियम 2013 के तहत अदालत में शिकायत कौन कर सकता है? जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए। क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कर सकते हैं, एनी इंडिविजुअल कर सकते हैं, या एग्रीव्ड वुमन कर सकती है, या दूसरे पर्सन कर सकते हैं? कौन व्यक्ति पोस अधिनियम 2013 के तहत अदालत में शिकायत दर्ज कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एग्रीव्ड वुमेन, जो पीड़ित महिला है वो शिकायत कर सकती है, या एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी। या तो पीड़ित महिला शिकायत कर सकती है, या आईसीसी या एलसीसी के द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, अदालत में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 374। Are the provisions of POS Act 2013 in addition to or in derogation of any other law? क्या पोस अधिनियम 2013 के प्रावधान है किसी अन्य कानून के अतिरिक्त या उसके अल्पीकरण में है? पोस अधिनियम के जो भी कानून है वो दूसरे कानूनों से बड़े हैं या छोटे हैं या अतिरिक्त है? उत्तर देख लीजिए, सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्या पोस अधिनियम 2013 का प्रावधान है किसी अन्य कानून के अतिरिक्त है या उसके अल्पीकरण में है, दूसरे कानूनों को कम करने के लिए है? क्या है ये, सुपरसीड है, क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन एडिशन टू एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भी कानून लागू है उन कानूनों के अतिरिक्त है। पोस एक्ट 2013 के कानून है, प्रोविजंस है, वो क्या है, एडिशनल है। जो भी कानून लागू है उनके अलावा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। वर्क प्लेस पर महिला को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अतिरिक्त कानून बनाए गए हैं। पहले से कानून है जो यौन उत्पीड़न से बचाव करते हैं,
परंतु उन कानूनों के अलावा ये बनाए गए हैं, पोस्ट एक्ट 2013 के प्रोविजन बनाए गए हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, इन एडिशन टू एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्वेश्चन देख लेते 375। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ द पोस्ट एक्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ? पोस्ट अधिनियम की धारा 28 के अनुसार इस अधिनियम और किसी अन्य कानून के बीच में क्या संबंध है? बहुत अच्छी बातें बताई गई है। यहाँ सेक्शन बताया गया है कि पोस्ट अधिनियम के जो कानून है, प्रोविजंस है, वो दूसरे कानूनों के साथ में क्या रिलेशन रखते हैं, क्या संबंध रखते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, सही उत्तर क्या होने वाला है। सेक्शन 28 के तहत पोस्ट अधिनियम के कानून है वो दूसरे कानूनों के साथ में, नियमों के साथ में किस तरीके से संबंध रखते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कानून है वो एडिशनल है, दूसरे कानूनों का निम्नीकरण नहीं है, दूसरे कानूनों को कम करने के लिए नहीं है। पहले से जो एग्जिस्टिंग रूल है उनको सपोर्ट करने के लिए एडिशनल रूल बनाए गए हैं पोस्ट के तहत। तो आप ये मत समझिए कि पोस्ट एक्ट लागू हो गया है तो दूसरे नियम है वो खत्म हो गए हैं या वो कम हो गए हैं, उनको कमतर ना करके और ये एडिशनल बनाया गया है। पोस्ट एक्ट के जो भी रूल है, रेगुलेशंस है या प्रोविजंस है वो सपोर्ट करने के लिए है, या कहना चाहिए कि दूसरे नियमों को कम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वो अतिरिक्त हो सकते हैं, अलग से सहायता देने के लिए, अलग से प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए हैं, ना कि दूसरे नियमों के ऊपर बनाए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, सरिस्का सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए, लाइक बटन भी दबा दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। देख लेते हैं अगला सवाल 376। विच गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द पोस्ट एक्ट? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पोस्ट अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किस सरकार के पास में है? जल्दी से सोच लीजिए, कौन सी सरकार है जिसके पास में पोस्ट अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के पास में वो ताकत है, वो शक्ति है जो पोस्ट अधिनियम के नियमों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 377। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ द पोस्ट एक्ट, व्हाट मैटर्स कैन बी प्रोवाइडेड फॉर इन द रूल्स? पोस्ट अधिनियम की धारा 29 के अनुसार नियमों में किन बातों का प्रावधान किया जा सकता है? नॉलेज मंडली ने सेक्शन भी बताए गए हैं और अगर आपका क्वेश्चन पेपर कठिन बनाया जाएगा तो सेक्शन जरूर पूछे जाएंगे। आप सेक्शन भी ध्यान रखिए, सेक्शंस में क्या क्या मुख्य बातें बताई गई है उनको भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए क्या उत्तर होने वाला है। सही उत्तर हमारा क्या होने वाला है? पोस्ट अधिनियम की धारा 29 के अनुसार नियमों में किन बातों का प्रावधान किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। फीस, अलाउंसेज, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, कंप्लेंट प्रोसीजर, मैनर ऑफ इंक्वायरी, रिलीफ रिकमेंडेशन, एक्शन टू बी टेकन एंड अपील्स। धारा 29 में ये बताया गया है कि जो फीस है, अलाउंसेज है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स है, कंप्लेंट प्रोसीजर है, मैनर ऑफ इंक्वायरी है, रिलीफ रिकमेंडेशन है, एक्शन टू बी टेकन और अपील्स है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सारे प्रावधान है यहाँ पर बताए गए। कितनी फीस होगी, कितने अलाउंस दिए जाएंगे, कौन नॉमिनेटेड मेंबर होगा, कंप्लेंट कैसे की जा सकती है, मैनर ऑफ इंक्वायरी क्या होगी, रिलीफ रिकमेंडेशन क्या दिया जा सकता है और क्या एक्शन हो सकता है, कहाँ अपील की जा सकती है। ये सारी बातें पोस्ट एक्ट में बताई गई है। कौन से सेक्शन 29 में बताई गई है? क्वेश्चन देख लेते 378। अंडर विच सेक्शन ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013 इज द प्रोविजन फॉर ऑर्गेनाइजिंग workshops and awareness programs for sensitizing the employees and orientation programs for the members of the internal committee? पोस्ट अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान है? तो कौन सा सेक्शन बनाया गया जिसके तहत ये कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, साथ में आंतरिक समिति है उसके सदस्यों का ओरिएंटेशन किया जाना चाहिए? इसके लिए कौन सा सेक्शन बनाया गया है? जल्दी से आप सेक्शन पता लगाइए क्योंकि सेक्शन भी पूछे जा सकते हैं। उस सेक्शन में ये प्रावधान किया गया है कि
कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए और जागरूकता कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाने चाहिए। साथ में आंतरिक समिति के सदस्यों को ओरिएंटेशन करवाना चाहिए, क्योंकि वो जब समझेंगे नहीं, रूल को ही नहीं समझेंगे, कानून को ही नहीं समझेंगे, तो वो इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में ये बातें बताई गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, सेक्शन 29L। यहाँ बताया गया है सेक्शन 29L बताया गया है, सेक्शन का 29 यहाँ बताया गया है, एल बताया गया है। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 379। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ द पोस्ट एक्ट, अगला सवाल देख लेते हैं 379। वेयर शुड ए रूल मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 बाई द स्टेट गवर्नमेंट बी लेड। धारा 8 की उपधारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को कहाँ रखा जाना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा पोस्ट एक्ट पर कोई कानून बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, तो वो कहाँ रखा जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बिफोर ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और बिफोर द सिंगल हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इफ एप्लीकेबल। जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो दोनों हाउसों में रखा जाना चाहिए, दोनों सदनों में रखा जाना चाहिए। और जहां सिर्फ सिंगल सदन है, विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, तो उस सिंगल सदन में रखना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट पर आधारित कोई नियम बनाना चाहता है, तो यहाँ प्रावधान किया गया है, धारा 8 की उपधारा 4 में बताया गया है, ये सदन के सामने रखना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते पोक्सो एक्ट 2012 2019 में क्या चेंजेज हुए। इसके साथ में पोस्ट एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, सरिस्का सीरीज 19 का अंतिम सवाल देख लेते हैं 380। हाउ मच टाइम हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव द डिफिकल्टीज फेस्ड इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013। पोस्ट अधिनियम 2013 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितना समय प्रदान किया गया है। जल्दी से सोच लीजिए कितना समय दिया गया है। ये प्रावधान किया गया है कि जब से पोस्ट अधिनियम लागू हो गया है, तो इसको प्रभावी लागू करने के लिए जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनको कितने दिनों के अंदर केंद्र सरकार द्वारा दूर कर दिया जाएगा। वो समय निर्धारित किया गया है कि जो भी कठिनाइयां हैं उनको केंद्र सरकार दूर कर देगी, उसके लिए कार्रवाई करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नो लॉन्गर देन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। यानी कि पोस्ट एक्ट के लागू होने के 2 साल के भीतर, 2 वर्ष का समय दिया गया है, 2 वर्ष के भीतर जो भी कठिनाइयां आ रही हैं केंद्र सरकार उनको दूर करेगी, जिससे पोस्ट अधिनियम है वो प्रभावी रूप से लागू हो जाए। और साथियों आप कमेंट करके बताइए कि पोस्ट अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ, कब से प्रभावी हुआ था। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी हो रहा है, 2 वर्ष के अंदर सारी कठिनाइयां हैं, सारी समस्याएं हैं वो हटा दी जाएंगी, दूर कर दी जाएंगी केंद्र सरकार के द्वारा। इस तरीके से साथियों पोस्ट और पोक्सो पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, सरिस्का सीरीज के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 380 क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए। 380 क्वेश्चन है वो आधारित है पोक्सो एक्ट 2012 और 19 पर। इसके साथ में पोस्ट एक्ट 2013 के सारे क्वेश्चन है सरिस्का सीरीज में कंप्लीट किए गए हैं। साथियों पोक्सो और पोस्ट एक्ट है पुरानी परीक्षा में भर भर के पूछा गया था, आगामी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।